नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। आज सुबह एक बहुत ही दुखद समाचार हम सब भारतवासियों को मिला। आज एक बहुत ही प्रतिभा के धनी कलाकार हमारे बीच में नहीं रहे। जी हाँ, मैं इरफान खान साहब के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उनका एक बहुत ही बड़ा प्रशंसक था और मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं उनको एक सही मायने में ट्रिब्यूट दे सकूँ। चूँकि वो कला से जुड़े हुए थे तो मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं उनकी जीवनी के बारे में आपसे कहूँ तो उनके चरित्र को मैं चरितार्थ कर सकूँ। इनका जन्म जनवरी 1967 में होता है, राजस्थान में, जयपुर में। ये एक पठान मुस्लिम मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का टायर और ट्यूब्स का बिजनेस होता है। जीवन की शुरुआत जैसे बाकी सभी मध्यम वर्गीय बच्चों की तो इन तरह इनकी भी होती है, पर इनका जो कैरेक्टर होता है ये बड़े ही शाई किस्म के बच्चे होते हैं। ये इतने शाई होते हैं कि जब ये क्लासरूम में भी बैठते थे तो सबसे आखिरी वाली सीट पे बैठते थे और ये हमेशा इसी कोशिश में रहते थे कि किसी की भी नज़र इन पे ना पड़े। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि टीचर आते थे, अपना पूरा लेक्चर ख़त्म करते थे और चले जाते थे और उनको पता भी नहीं चलता था ये उस क्लास में है। फिर इनके जीवन में, इनके बाल्यकाल में एक ऐसी घटना घटी जिसने इनको मानसिक तौर पे और संवेदनाओं के तौर पे बहुत ज़्यादा दुख और दर्द दिया। जब इनकी 7 साल उम्र थी तो एक दिन ये छत पे बैठे थे और इनके छत के ऊपर से इन्होंने एक कटी पतंग को उड़ के जाते हुए देखा। उस पतंग को पकड़ने के लिए उस पतंग की तरफ लपके, पर हुआ यूं कि उनकी छत पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं थी और ये अपना बैलेंस इन्होंने खो दिया और ये सीधा नीचे गिर गए समतल जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से इनकी कई सारी हड्डियां चिकनाचूर हो गई। अब क्या हुआ? अब ना ये सीधा ठीक से चल पाते थे, ना इनकी उंगलियां सीधी रहीं और इनके पूरे शरीर की भाव भंगिमा खराब हो चुकी थी। अब जब ये स्कूल जाते थे तो बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे और इस चीज से उनको निकलने में पूरे 3 साल लगे। फिर जब ये अपनी किशोर अवस्था में पहुंचे तो इनको अब धीरे धीरे रंगमंच की तरफ इनकी रुचि बढ़ने लगी और ये दिलीप कुमार से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए। दिलीप कुमार को देखने के बाद इन्होंने अपने मन में ये विचार बना लिया कि अब ये अगर जीवन में कुछ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ करेंगे और ये आगे चल के सिर्फ और सिर्फ एक कलाकार बनेंगे। जब इन्होंने अपनी ये विचार अपने घर में बताया अपने घर वालों से, तो घर वालों ने इसको बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि इनकी माँ चाहती थी कि एक लेक्चरर बने और ये किसी कॉलेज में पढ़ाएं बच्चों को। इनके यार दोस्तों ने भी इनसे कहा कि जो हीरो के यहाँ जो एक छवि होती है, एक गोरा रंग, लंबा कद, अच्छे नाक नक्श, भगवान ने तुम्हें वो सारी चीजें नहीं दी हैं, तो तुम ये ख्याल अपने मन से निकाल दो। पर चूंकि इन्होंने मन बना लिया था कि नहीं, इनको कला की ही क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो ये फिर जयपुर में ही थिएटर से जुड़ गया। फिर जब इनकी पढ़ाई ख़त्म हो गई और इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये दिल्ली आएंगे और NDS ज्वाइन करेंगे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो उसी वक्त जब इनकी 19 साल आयु होती है तो इनके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब ये एक धर्म संकट में पड़ जाता है। कैसा धर्म संकट? चूंकि ये घर के बड़े लड़के हैं तो इनके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है परिवार को संभालने की, और दूसरा, ये अपने सपने पूरा करना चाहते हैं और अपने सपनों के पीछे भागना चाहते हैं। ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए। अगर ये सब कुछ छोड़ के दिल्ली चले जाते तो भी ये अपने परिवार के साथ अन्याय कर देते, और अगर ये अपने सपनों को छोड़ के घर में रुक जाते तो शायद ये अपने आप के साथ अन्याय कर देते। इस परिस्थिति में उनके छोटे भाई ने उनको हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि आप जाएं दिल्ली, आप अपने सपनों का पीछा करें, बाकी यहाँ घर परिवार और बाकी तमाम चीज़ें मैं संभाल लूँगा। फिर ऐसा ही हुआ, ये दिल्ली आ गए, इन्होंने एडमिशन ले लिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। अब क्या हुआ कि चूंकि इनका ये एक शाय प्रकृति के मनुष्य थे, तो अब ये इनिशियली इनको वहाँ पे भी कुछ खास काम नहीं मिल रहा था। जो भी इनके प्लेज होते थे वगैरह, जो भी चीज़ें होती थी थिएटर्स, उसमें इनको बहुत छोटे रोल्स मिलते थे। पर धीरे धीरे लोगों को इनके अंदर की अकूट प्रतिभा दिखने लगी और फिर धीरे धीरे इनको लीड रोल्स मिलने लगे।
इस बीच इनके जीवन में उसी स्कूल में दो और लोग हैं जिनकी छाप और जिनका प्रभाव इनके पूरे जीवन में के लिए वहीं से फिक्स हो गया। एक इनकी धर्मपत्नी जिनसे इनकी 1995 में शादी हुई, और दूसरे थे हिमांशु धूलिया। हिमांशु धूलिया और इन्होंने साथ में अपनी पढ़ाई पूरी की, और इस बीच में इनको एक और काम मिला था। बीच में मीरा नायर एक टेलीफिल्म लॉन्च करने वाली थी, बनाने वाली थी, और जिसके लिए इनका सिलेक्शन हो गया था। इन्होंने 4-5 महीने वर्कशॉप्स किए, पर फाइनली वो टेलीफिल्म कभी बनी ही नहीं, जिससे इनको बहुत ही एक मानसिक प्रताड़ना हुई। फिर हिमांशु धूलिया ने इनको समझाया कि अगर तुम्हें इसी में अपने करियर को परस्यू करना है तो बॉम्बे चलो, क्योंकि एक्टिंग का मक्का मदीना बॉम्बे ही है। फिर ये उनकी बात सुन के मुंबई चले गए। अब आप सभी जानते हैं कि मुंबई का स्ट्रगल कितना मुश्किल होता है, और जिसको कोई नहीं जानता, जिसके ऊपर किसी का हाथ नहीं, उसके लिए और मुश्किल होता है। इन्होंने काफी कोशिश करी, पर इनको कोई खास काम नहीं मिला, और लगभग इनका संघर्ष 11 साल का बहुत लंबा संघर्ष इनको करना पड़ा। इस बीच इनको एक छोटा सा काम मिला था, एक मूवी में बहुत ही छोटा सा रोल, सलाम बॉम्बे में। पर बाद में जब इनको मूवीज नहीं मिली तो फिर इन्होंने छोटे पर्दे की तरफ रुख किया, और इन्होंने कुछ बड़े ही कामयाब सीरियल्स में अपना रोल निभाया। उस समय दूरदर्शन में भारत एक खोज आती थी, जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स का रोल इन्होंने प्ले किया, और फिर ये चंद्रकांता में भी दिखे। लेकिन इनका मन नहीं लग रहा था वहां पे। ये हमेशा चाहते थे कि ये मूवीज में जाएं और ये मूवीज ही करें। इस बीच हिमांशु धूलिया एक कॉलेज पॉलिटिक्स के ऊपर एक पटकथा लिख रहे थे, और उसमें एक नेगेटिव रोल था रणविजय सिंह का। उसके लिए वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो उसके लिए कास्ट किसको करेंगे। अच्छा, इरफान खान साहब चाहते तो वो कह सकते थे, पर उनके मन में भी एक संकोच था कि वो अपने दोस्त से ही अपने काम के लिए क्यों कहें। दोनों साथ बैठे रहते थे, पटकथा चलती रहती थी, बातचीत होती रहती थी। फिर एक दिन उन्होंने अपना नाम पिच कर दिया, और उन्होंने कहा मैं कर लूं ये रोल। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ो यार, ये नेगेटिव रोल है, तुम नेगेटिव रोल क्या करोगे। पर बाद में स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि इनको उस रोल के लिए कास्ट कर दिया गया। ये मूवी उनके जीवन की एक बहुत बड़ी माइलस्टोन बनी। जी हाँ, मैं हासिल की बात कर रहा हूँ, जो 2003 में आई। ये एक इकलौती ऐसी मूवी है जो मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो ठोस या ठेठ इलाहाबादी बकैती दिखाते हैं वो इस मूवी में दिखाया गया है, और इसको इरफान खान साहब ने बहुत ही अच्छे से चरितार्थ किया था पर्दे पर। अब यहाँ से उनको प्रसिद्धि मिल गई और उनका बॉलीवुड करियर बहुत अच्छे से शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने कई सारी मूवीज करी, जैसे द नेमसेक, लाइफ इन अ मेट्रो। बाद में इन्होंने तलवार्स भी की रही, और इनकी एक बहुत सक्सेसफुल मूवी रही हिंदी मीडियम, जो कमर्शियली भी बहुत हिट रही। पर मैं एक मूवी का यहाँ पे स्पेशली जिक्र करना चाहूंगा, जिस मूवी से पहले ये आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था और ये जयपुर जाने ही वाले थे। पर हिमांशु धूलिया ने इनसे कहा कि रुक जाओ यार, कुछ दिन मैं तुम्हें एक नेशनल अवार्ड दिला देता हूँ, उसके बाद चले जाना। ये मूवी थी पान सिंह तोमर, जिसकी पटकथा लिखने में 6 साल लग गए, क्योंकि जब इन्होंने इस मूवी पे काम करना शुरू किया था तो पान सिंह तोमर के बारे में कोई भी जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं थी। तो ये कहते हैं ना कि स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, इनको वो शुरू करनी पड़ी, और फिर धीरे धीरे ये मूवी बनी। और इस मूवी की एडवर्टीजमेंट में भी इन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ एक बैनर टांग दिया, और ये मूवी इतनी इम्पैक्टफुल रही और ये काफी हिट भी हुई, और इसकी वजह से इनको नेशनल अवार्ड भी मिला। 2011 में इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, और हासिल के लिए भी इनको नेगेटिव रोल के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने इंग्लिश मूवीज में भी कुछ काफी काम किया है, जिसमें से 2 का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उसमें एक है स्लमडॉग मिलेनियर, और दूसरा है द जुरासिक पार्क। जो अभी जुरासिक पार्क के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वही, मतलब इसे काल का चक्र कह ले या कुछ भी कह ले, जब ये अपनी किशोर अवस्था में थे और ये जुरासिक पार्क इनके शहर में एक थिएटर में लगी हुई थी, तब इनके पास टिकट खरीदने का भी पैसा नहीं था। और विधि का विधान देखिए, एक दिन वो उसी सीरीज की फिल्म में उसी पार्क के ओनर बनते हैं। तो ऐसा रहा उनका जीवन, जो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा, और कला और साहित्य के तरह क्षेत्र में उनका योगदान बहुत ज्यादा है।
और दुनिया ये कभी नहीं भूल पाएगी उनके जो काम वो हमारे बॉलीवुड में करके चले गए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगे कि कुछ हिस्से छूट गए हैं तो उसके बारे में बताइए। जाते जाते मैं ये बता दूं कि आज एक कैंसीरियस ट्यूमर की वजह से वो हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि इस बारे में हमें 2018 में ही पता चल चुका था, पर आज 2 दिन पहले वो वापस बीमार पड़े और उनको अस्पताल ले गया और सुबह उनका निधन हो गया। और कोरोना वायरस की वजह से उनके जनाजे में भी सिर्फ 12 लोग ही शिरकत कर पाए। पर वो आज जहाँ पे भी हैं, मैं अगर ये मैसेज पहुँच सके उन तक तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हम आपको हमेशा याद रखेंगे। थैंक यू।